Hello friends, welcome to your next lecture of 12th Economics, Chapter 2 Utility Analysis. Chapter 2 Utility Analysis का जो आज का सेशन है उस पर हम डायरेक्टली हमारा जो करंट टॉपिक है उस पर फोकस करेंगे। इसके पहले हमने यूटिलिटी की बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है, जैसे हमने देखा था यूटिलिटी के फीचर्स, यूटिलिटी के टाइप्स, दो कंसेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, साथ ही साथ में उनका रिलेशनशिप का क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उसका डायग्राम, ये सारा एक्सप्लेनेशन हमने देखा हुआ है और हमने टाइम टू टाइम उसको रिवाइज भी किया है। आज के सेशन में हमें कवर करना जो है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ उसके अजम्पशंस। ये दोनों पार्ट हमें कवर करने हैं, तो हम डायरेक्टली टॉपिक पे फोकस करेंगे। ये सारे लेक्चर्स जो है ये एनरिच नॉलेज इस यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये सारे लेक्चर्स का बेनिफिट लीजिए। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है। यूटिलिटी एज अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, ये जो है किसी भी कमोडिटी का जो होता है ये दो तरीके से पढ़ा जाता है, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। तो कार्डिनल स्टडी का मतलब है कि हम उस यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं और उस पर जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने या उससे जो जजमेंट लेना है वो ले सकते हैं। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट डॉक्टर मार्शल ने इसके ऊपर परफेक्ट सॉल्यूशन निकाला है, या बोल सकते हैं कि एक्चुअली कंज्यूमर जैसा बिहेव करता है उस तरीके से इस पे उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है, जो कल के सेशन में हमने पढ़ा। कल के सेशन में रादर वही चीज हमने इंपॉर्टेंटली डिस्कस की थी, बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको वहां पे दिए थे। दैट द अमाउंट ऑफ मनी, अगर आपको याद होगा, द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज रेडी टू पे रादर देन गो विदाउट अ कमोडिटी। तो कोई भी पर्सन किसी भी कमोडिटी के लिए जितना पे करना वर्थ लगता है, उसे जितना पे करना वर्थ लगता है, उतनी मार्जिनल यूटिलिटी उस पर्सन को उस कमोडिटी से मिलती है। और यही प्रिंसिपल है जिसका यूज करके डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल कार्डिनल एनालिसिस को आगे लेके जाते हैं। तो ये पार्ट हमने कल पढ़ा था कि कैसे डॉक्टर मार्शल ने मनी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज किया है और यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट किया है। इसका मेजर पार्ट हमने कल के सेशन में देखा था। अब आज हम लॉ के ऊपर फोकस करेंगे कि क्या उसमें दिया है। वैसे कल हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वापस एक बार उसके थ्रू गो थ्रू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इंट्रोडक्शन। This law was first proposed by Mr. Gosen, Professor Gosen, hence it is known as Gosen's first law. Further, it was discussed in detail by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics published in 1890. और जैसे मैंने बोला था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये पर्टिकुलर डिटेल बहुत काम आती है कि डॉक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये बुक किसने लिखी है, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, या डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की मेजर बुक कौन सी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कब पब्लिश हुई थी, 1890। ये न्यूमेरिकल, ये जो छोटा सा डेटा होता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं पे भी आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर्स, ट्रू और फॉल्स, हर जगह ये यूज हो सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। इट इज बेस्ड ऑन कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का कॉमन बिहेवियर, दैट यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, हमने यूटिलिटी के फीचर्स देखे, जिसमें 9th नंबर का फीचर अगर आपको याद होगा, हमने देखा था यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ वांट रहेगा उतनी यूटिलिटी कंज्यूमर को ज्यादा मिलेगी, और जैसे जैसे ये इंटेंसिटी कम होगी वैसे वैसे कंज्यूमर को मिलने वाला यूटिलिटी भी कम होगा। और इसी चीज को हमने एक और चीज के साथ कोलैबोरेट किया था, अगर आपको याद होगा, दैट सिंगल वांट इज सटाइबल। अगर आपको एक चीज याद होगी जो हमने कल या पहले डिस्कस की है, दैट सिंगल वांट इज सटाइबल। और आज के अजम्पशन के डिस्कशन में भी ये सिंगल वांट वाला जो पार्ट है वो आएगा कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ये जो लॉ दे रहे हैं, दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये वो एक सिंगल वांट के लिए दे रहे हैं, मल्टीपल वांट्स के लिए नहीं। वो एक ही वांट की बात करते हैं, एट अ टाइम एक वांट की बात करो, सारे वांट्स एक साथ नहीं लाने। तो जब हम एक वांट के लिए कोई यूनिट कंज्यूम करते हैं तो धीरे 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 हमारी वांट फुलफिल होती जाती है, और जितनी ज्यादा वो फुलफिल होगी उतने अगले यूनिट की इंटेंसिटी कम होगी। जैसे बेसिक एग्जांपल भी हमने देखा था कि जैसे अगर किसी को बहुत भूख लगी है तो फर्स्ट रोटी कंज्यूम करते वक्त उसको बहुत ज्यादा इंटेंसिटी और बहुत ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी है, बट जैसे ही सेकेंड रोटी की बात आएगी,
अब क्योंकि फर्स्ट रोटी की वजह से एक वांट, पार्ट ऑफ अ वांट, ये सेटिस्फाई हो चुका है, तो सेकेंड के लिए इंटेंसिटी कम होगी और उसके लिए फिर मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होगी, और जैसे जैसे वो यूनिट्स बढ़ेंगे उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होता जाएगा। तो सिंगल वांट सटाइबल होती है, इसीलिए जब थोड़ा थोड़ा वांट सेटिस्फाई होगा इंटेंसिटी कम, और इंटेंसिटी कम होने के साथ साथ यूटिलिटी भी कम होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी। इवन इसीलिए इस लॉ का नाम भी है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बट इसका इंपॉर्टेंट अजम्पशंस अब हम पढ़ने वाले और साथ में डिस्कस भी करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है कि ये जो है ये सिंगल वांट के लिए है, मल्टीपल वांट्स के लिए नहीं। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट ये स्पेसिफिकली जैसा दिया है वैसा के वैसा आपको लर्न करना पड़ेगा। कुछ चीजें थ्योरी सब्जेक्ट्स में होती है जो आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ती है, जैसे कि डेफिनेशंस हो गए, एज इट इज लर्न करो। अभी तक जैसे हम क्वेश्चंस देख रहे थे, फीचर्स है, आपको हेडिंग याद है, एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड नोट्स का या टेक्स्ट बुक का आना चाहिए, जरूरी नहीं। हम हमारे हिसाब से सही ग्रामर है जब तक एक्सप्लेनेशन वैलिड रहेगा और मार्क्स भी मिलेंगे। बट कुछ चीजें जैसे डेफिनेशंस हो या स्टेटमेंट ऑफ द लॉ हो, ये एज इट इज आपको लर्न करने हैं। See, according to Professor Alfred Marshall, other things remaining constant, the additional benefit which a person derive from a given increase in his stock of a thing diminishes with the every increase in the stock that he already has. अब ये जो भी बोला है सुनने में इनिशियली थोड़ा टेक्निकल या कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट है नहीं। सिंपल सा लॉजिक है इसका, दैट कि जैसे जैसे कोई चीज आपके पास ज्यादा बढ़ेगी उससे मिलने वाला एडिशनल बेनिफिट मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। और एक जनरल सजेशन याद रखना, जब भी कभी भी ऐसा कोई डेफिनेशन या टेक्निकल आता है तो सिंपल सा रूल फॉलो करना है जो आज तक ब्रिटिशर्स एक्सेट्रा बड़े बड़े लोगों ने फॉलो किया है, दैट डिवाइड एंड रूल। पूरा बड़ा सेंटेंस लग रहा है, उसको छोटा छोटा डिवाइड करो और समझने की कोशिश करो। लेट्स सी, वापस जाते हैं उस स्टेटमेंट के थ्रू। क्या बोल रहे हैं वो भाई साहब, मार्शल साहब ने क्या बोला है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। अब वो कौन कौन सी कांस्टेंट रहेंगी वो अजम्पशन में देखेंगे। द एडिशनल बेनिफिट, ध्यान रखना वर्ड पे फोकस रखना, क्या बोला उसने, एडिशनल बेनिफिट, टोटल नहीं। एडिशनल बेनिफिट मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं। एडिशनल, आई होप आपको याद है हमने मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी अब पढ़ लिया है कि एक्स्ट्रा कितना आपको बेनिफिट मिलेगा एक यूनिट से, अगले यूनिट से कितना, एक यूनिट से। सो मार्जिनल विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक। तो एडिशनल बेनिफिट जो पर्सन को मिलेगा, क्यों मिलेगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज, गिवन इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ थिंग। उसके पास जो भी स्टॉक ऑफ थिंग है, जितनी भी चीजें अवेलेबल है, उसमें जब इंक्रीज होगा मतलब जब उसके पास कमोडिटी बढ़ेगी तो एडिशनल बेनिफिट डिमिनिश होगा। मैं वापस यहां तक रिपीट कर देता हूं, अदर थिंग्स बीइंग द कांस्टेंट, एडिशनल बेनिफिट मतलब मार्जिनल यूटिलिटी विच अ पर्सन डिराइव, पर्सन को मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ थिंग। उसके पास जो चीजें कमोडिटी अवेलेबल है, कमोडिटी इंक्रीज हो रही, याद रखना कमोडिटी इंक्रीज होगी और उसके साथ जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है वो डिमिनिश होगा विद द एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। तो अगर किसी पर्सन के पास कोई कमोडिटी बढ़ती जाती है तो उससे अगले यूनिट से, हर बार अगले यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम कम होती जाएगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे चीजें हमारे पास बढ़ती जाती है हमारा पार्ट ऑफ द वांट सेटिस्फाई होते जाएगा और उसकी इंटेंसिटी कम होगी, और इंटेंसिटी कम तो डेफिनेटली उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी भी कम। तो क्या बोला है मार्शल साहब ने, क्या बोला है मार्शल साहब ने, द अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बिना देखे कोशिश करनी है मेरे साथ लर्न करने की, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase from a given increase in the stock of thing diminishes with the every increase in the stock that he already has। तो जैसे जैसे हम साथ में कोशिश करेंगे ये लर्न होता जाएगा, बट ट्राई करते रहना है।
और इसी चीज को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, एकदम ही सिंपल वर्ड में, सिंपल शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलूं कि कोई चीज अगर हमारे पास ज्यादा है तो हमें उसकी कीमत कम होती है। और इसके लिए मुझे कोई शेयर या कोई क्रिएटिविटी करने की जरूरत नहीं, बड़े बुजुर्ग हमारे कह के गए हैं और हम ये डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं कि जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है उसकी कीमत हमें नहीं होती है। हमारे पास है तो इसलिए हमें उसकी वैल्यू कम लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी है तो उससे सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, तो इंटेंसिटी कम, तो इसलिए वो और बढ़ा तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती नहीं, रादर कम हो जाती है। और यही चीज उन्होंने थोड़े टेक्निकल वर्ड में बोली है, दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन अ स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस। वो एडिशनल बेनिफिट डिमिनिश होगा विद द एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी लॉ के बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट किया है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जहां हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा और मार्जिनल डिक्लाइन होते जाता है, फिर एक वांट पूरी सेटिस्फाई होती है जहां पॉइंट ऑफ सटाइटी आता है, जबरदस्ती उसके आगे गए तो वो निगेटिव भी हो जाता है। और फिर वही पैटर्न अगर हम यहाँ पे टोटल में कोरबोरेट करें, क्योंकि टोटल मार्जिनल को ऐड करके बनता है, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती रहती है तो टोटल बढ़ेगा बट डिमिनिशिंग रेट से। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल मैक्सिमम होगा, और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होगा। और ये पार्ट हमने इसी लॉ के बेसिस पे देखा है। याद रखना, ये लॉ जो है इसके एजम्पशंस में कुछ चीजें ऐसी है जो अनरियलिस्टिक है, जिसकी वजह से ये क्रिटिसाइज होता है, बट इसका लॉजिक पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं है। और अभी तक भी अगर हम बात करें, लॉजिक बराबर बैठता है कि एक वांट जैसे जैसे फुलफिल होगी, इंटेंसिटी कम, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी कम। ये लॉजिक बहुत जरूरी है। और दूसरा, एकदम बड़े बुजुर्गों की कही हुई बात कि कोई चीज अगर हमारे पास ज्यादा है तो हमें उसकी कीमत नहीं होती, जो कम होती है उसकी कीमत ज्यादा रहती है। सी, इसी को याद रखना, ये जो है कि कोई चीज ज्यादा होना बट उसका इंपॉर्टेंस कम होना, इसी को पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू बोला जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम अ सक्सेसिव यूनिट्स, एक के बाद एक, ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increases. कंजम्पशन बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम। इन शॉर्ट, द मोर ऑफ थिंग यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। तो कोई चीज अगर आपके पास ऑलरेडी ज्यादा होती जाती है तो अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, उसकी इंटेंसिटी कम है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी भी कम है। फिर शेड्यूल दिया है उन्होंने, बिलो टेबल एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये वैसा ही टेबल है जो हमने रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन में देखा था, सिर्फ फर्क इतना है कि ये मार्जिनल ही रहेगा, हमें यहाँ टोटल का इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं। सेम नंबर है, यूनिट ऑफ कमोडिटी अगर आप देखोगे, एक्स कमोडिटी है जिसका 1 2 3 4 5 6 7, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है 10 8 6 4 2 0 -2, इस तरीके से है। और याद रखना, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये कार्डिनल एनालिसिस में स्टडी हुआ है, और ये सारे नंबर्स जो है ये डॉक्टर मार्शल अज्यूम करते हैं कि ये सारे नंबर्स में काउंट हो सकते हैं। और कैसे काउंट होते हैं भूलना मत, द अमाउंट ऑफ मनी, ये गिनने के लिए किसका यूज हुआ है, मनी का यूज हुआ है। द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज रेडी टू पे रादर देन गो विदाउट अ कमोडिटी। मतलब ये है कि ये जो भी कंज्यूमर जिसके लिए हम ये टेबल देख रहे हैं, वो पहले यूनिट के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार है। उसको पहले यूनिट की इंटेंसिटी, अभी उसके पास कुछ है नहीं, और उस प्रोडक्ट के लिए वो 10 रुपए देने के लिए तैयार है। बट जब ऑलरेडी एक उसके पास आ गया तो दूसरे के लिए वो 8 ही रुपए देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम। तीसरे के लिए वो और कम देने के लिए तैयार है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये देने के लिए रेडी है कि इतने पैसे देके उसको ये कमोडिटी चाहिए, बेचने वाला कितने में बेच रहा है उसका क्या होगा? वो हमने देखा है कि वो प्राइस के साथ कंपेयर होता है, और उसको वर्थ लगा तो खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। इसी के ऊपर लॉ के बाद अगर आप देखोगे, एजम्पशंस के बाद मैंने एक थ्योरी दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ये एग्जैक्टली आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये लॉजिक कि अब ये बायर का अप्रोच और फिर बाद में सेलर का भी अप्रोच साथ में आएगा तो क्या होगा, वो हम उस थ्योरी में पढ़ते हैं आगे। The table shows that marginal utility keeps on diminishing with the increase in the consumption. Further, it becomes zero and then negative. तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है
मार्जिनल यूटिलिटी कम हुआ, फिर एक पॉइंट पे वो 0 हुआ। आई होप आपको याद होगा इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी, यहाँ पे कंज्यूमर की वांट फुल्ली सेटिस्फाई हुई है, तो पॉइंट ऑफ सटाइटी, या उसको हम बोलते हैं जहां पे फुल सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है, ये ध्यान रखना। फिर इसी टेबल का टेबल अगर आया तो आपको साथ में डायग्राम भी रहेगा ही। सो मैंने आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में दिए हुए, जैसे जैसे आपके एडमिशंस कंफर्म होंगे, जिनके भी कंफर्म होंगे, आपको जून मंथ में जब ये पूरे डिटेल लेक्चर्स आएंगे उस वक्त आपको इसका पूरा बुक अवेलेबल रहेगा। मीन टाइम आप इसका प्रिंट निकाल लो, ये पीडीएफ लिंक में अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, आपको ये मिल जाएगा ना। ये डायग्राम अगर आपने प्रिंट नहीं निकाला है तो नोटबुक से अलग, नोटबुक पे अलग से निकालो। इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में डायग्राम्स बहुत सारे आते हैं। जैसे अभी आप ये सेकेंड चैप्टर देख रहे हो, आगे थर्ड डिमांड आएगा, 3A डिमांड एनालिसिस, उसमें डायग्राम है। 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डायग्राम्स है। आगे सप्लाई, डायग्राम है। तो बिना डायग्राम्स के आपका ये सिलेबस और पेपर हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इवन दो ऑप्शंस होते हैं, मैंने कल के सेशन में बोला था कि एग्जाम में ऑप्शंस होते हैं, आप कितना भी ऑप्शन छोड़ दो, बिना डायग्राम निकाले आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डायग्राम्स की प्रैक्टिस साथ में करते रहो। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमने एक्स एक्सिस पे रखे हैं, वाई एक्सिस पे हमने रखा है मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल है, पहला जो आपका यूनिट था मार्जिनल यूटिलिटी का, फर्स्ट यूनिट से जो था वो था 10, तो यहां पे आएगा पहला पॉइंट। दूसरे के लिए 8, साथ में मेजरमेंट्स भी मैंने लिखे हैं कि एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट हम ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2 यूटिलिटी के यूनिट्स हम ले रहे हैं। तो ये यहां पे आएगा। थर्ड के लिए 6 है, फोर्थ के लिए 4 ही है मार्जिनल यूटिलिटी, फिफ्थ के लिए 2, 6 के लिए 0 एंड सेवंथ के लिए -2। और अब अगर हम इसको पॉइंट करें, ये स्ट्रेट लाइन आएगा नॉर्मली, याद रखना। सो ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है जो डिमिनिशिंग है, डिक्लाइनिंग है। इस पॉइंट पे जहां पे वो 0 हो रहा है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। और जो पार्ट उस कर्व का नीचे जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, क्योंकि वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी वाई एक्सिस पे निगेटिव है, वो डिससेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट है, जहां पे कंज्यूमर को एक्सेसिव कंजम्पशन की वजह से डिसयूटिलिटी या डिससेटिस्फैक्शन, ऐसा हम बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले भी समझाया, इट्स नथिंग ग्रेट बट जस्ट अ एक्सप्लेनेशन। आप जो देखते हो ऊपर, बस उसकी कमेंट्री यहां पे चलती है। सी, in the above diagram, units of commodity X are measured on X axis and marginal utility is measured on Y axis. Various points of MU are plotted on the graph as per the given schedule. Schedule को ही plot किया है. When the locus of all point is joined, marginal utility curve is derived. तो जैसे ही हम सारे पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे, MU कर्व आएगा. MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, विच शोज दैट MU मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होगा विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। तो जैसे जैसे कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कम, मार्जिनल यूटिलिटी नीचे आती जाएगी। When MU becomes 0, वो एक पॉइंट पे 0 भी होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस, ये कंटिन्यूएशन में है एक्सप्लेनेशन। फर्दर कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स दिस यूटिलिटी विच इज शोन बाय द शेडेड पोर्शन ऑफ द डायग्राम। तो यहाँ डायग्राम में हम यहाँ पे नीचे शेडेड एक थोड़ा सा अलग कलर में लेते हैं, ये पोर्शन जो है, ये पर्टिकुलर पोर्शन, ओके। फिर से निकाल लेते हैं भले ही। ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व 6th यूनिट तक 0 था और उसके बाद वाला रादर यहाँ आएगा वो शेडेड पोर्शन। निकालना है आपको भी जब डायग्राम निकालोगे आप, ये जो शेडेड पोर्शन है जहां मैंने अभी डार्क किया है, ये डिसयूटिलिटी दिखाता है या डिससेटिस्फैक्शन, डिसयूटिलिटी और डिससेटिस्फैक्शन।
ये पार्ट आपको ध्यान रखना है। सो मार्जिनल यूटिलिटी के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये दिया है। यूजुअली याद रखना, ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क के लिए भी आ सकता है। जब कोई भी लॉ आता है इकोनॉमिक्स में, हर लॉ के साथ अजम्पशंस होते हैं। कल के लेक्चर में भी मैंने कम से कम 2-3 बार ये बोला था कि जब तक अजम्पशंस नहीं होते हैं तब तक आप इसको समझने के लिए वेट करना। तो जब ये 8 मार्क के लिए आएगा तो आपको इंट्रोडक्शन, जैसे हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में कि ये फर्स्ट द लॉ वाज फर्स्ट गिवन बाय मिस्टर गोसेन, इसीलिए उसको गोसेन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया इन डिटेल इन हिज बुक, यस इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। फिर उसका स्टेटमेंट that other things being constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in the stock of thing diminishes with the every increase in the stock that he already has। फिर उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन कि कैसे ये मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, फिर शेड्यूल, फिर डायग्राम, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, और अब उसके बाद आएंगे उसके अजम्पशंस, और फिर उसके साथ ये 8 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो प्लीज ये ध्यान रखना है कि कैसे इसको लिखा जाता है। अब ये जो सारा पार्ट आपको दिया गया या समझाया गया है, ये है रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बना है। अब तक के बेसिक में अगर मैं बोलूं तो बहुत सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, बहुत सारे बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट हमने देखे हैं। जैसे इथिकली न्यूट्रल में हमने पॉजिटिव नॉर्मेटिव साइंस पढ़ लिया। टोटल मार्जिनल के रिलेशन को समझने के लिए हमने टोटल और मार्जिनल का यूनिवर्सल नेचर समझ लिया। सारे पॉसिबल सिचुएशंस हमने कवर किए थे कि जहां मार्जिनल कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, निगेटिव, जीरो, ये सारे हमारे लॉ में वो सिर्फ उतना काम आया कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन, जीरो और निगेटिव वाला पार्ट काम आया। फिर ये कार्डिनल मेजरमेंट में जो पहले दिन से हमारा क्वेश्चन था कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल कैसे गिनेंगे, वो गिना कैसे, याद रखना, द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज रेडी टू पे रादर देन गो विदाउट अ कमोडिटी, ये हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे इसके assumptions of the law of diminishing marginal utility। ये लॉ बनाते वक्त डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इसको प्रूव करने के लिए कुछ assumptions बनाए हैं। इन assumptions के साथ ही ये लॉ प्रूफ होगा। अगर हम assumptions छोड़ देंगे तो ये लॉ प्रूव नहीं होगा, ये याद रखना। इकोनॉमिक्स में जब भी आपको ऐसा सर्टन स्टडी आता है, प्लीज याद रखना अच्छे से, जब भी ऐसा सर्टन स्टडी आता है जहां assumption बेस्ड चलते हैं, बिना assumptions के नहीं चल सकते, क्योंकि हम वो स्पेसिफिक सिचुएशन वहां कवर कर रहे हैं। अगर वो अजम्पशन छोड़ दिए तो फिर ये लॉ कभी प्रूव नहीं हो सकते। तो याद रखना, नॉर्मली माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये वर्ड हमेशा याद रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूजुअली अजम्पशंस के साथ ही लॉ प्रूव हो सकता है, बिना अजम्पशंस के लॉ प्रूव नहीं होता। क्यों ऐसे अजम्पशंस बनाए जाते हैं? क्योंकि हमें स्पेसिफिक सिचुएशन देखनी होती है, और उस स्पेसिफिक के अलावा हमें बाहर की दुनिया नहीं देखनी, हमें सिर्फ वो सिचुएशन देखनी है कि हम ये दो चीजों को देख रहे हैं। जैसे इस लॉ में हम देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ कंजम्पशन और मार्जिनल यूटिलिटी, बस इन दो ही चीजों को हमें देखना है। रियल, हम एक ही वांट की बात करें, रियलिटी में एक्चुअली कंज्यूमर्स को मल्टीपल वांट्स भी होती है। फिर कुछ कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिनके बारे में कंज्यूमर को बहुत सारा अनअवेयरनेस होता है, बहुत सारे इश्यू है, बट हम स्पेसिफिक सिचुएशन देख रहे हैं। और इसीलिए अजम्पशंस याद रखना के बिना ये लॉ प्रूव नहीं होते, क्योंकि वो स्पेसिफिक सिचुएशन इंटैक्ट रहने चाहिए। सिचुएशन बदल गई तो कंज्यूमर का बिहेवियर भी बदल जाएगा। और इसीलिए इवन लॉ का अगर स्टेटमेंट का पहले 4 वर्ड्स अगर आपको याद होंगे, वो थे अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मान रहे कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, बिना अजम्पशन के माइक्रो में लॉ नहीं बनते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस के साथ लॉ बनते हैं क्योंकि स्पेसिफिक चाहिए, और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है। ये वर्ड आपको फर्स्ट चैप्टर में क्रॉस होगा। फर्स्ट चैप्टर में जब हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कंपेयर करेंगे तो वहां पे ऐसा दिया रहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल इक्विलिब्रियम होता है। पार्शियल इसीलिए क्योंकि स्पेसिफिक सिचुएशन कवर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब कुछ एक साथ कवर होता है। तो ये पर्टिकुलर डिफरेंस होता है और ये अजम्पशंस का इंपॉर्टेंस है। तो बिना अजम्पशंस के, याद रखना, बिना अजम्पशंस के ये लॉ प्रूव नहीं होते हैं, और इसीलिए हम पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम ये दो डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो में देखते हैं। इसके ऊपर भी जब मैं फर्स्ट चैप्टर में आऊंगा तो पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम आपको सिर्फ एक एक लाइन में दिए हुए हैं। हम पूरा डिटेल सेशन, जैसे नॉर्मेटिव पॉजिटिव के लिए मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान का सेशन लिया, वैसे पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम के लिए भी मैं आपको लिंक दूंगा जिसको आप पढ़ सकते हो। राइट, बट मीन टाइम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
assumptions of law of diminishing marginal utility. Let's see. सबसे पहला है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में ही ये सारे assumptions हम देख रहे हैं. रैशनैलिटी, पहला assumption जो है, याद रखना assumptions पे ध्यान रखना है. पहला assumption है रैशनैलिटी. ये अज्यूम किया जाएगा कि कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल है, वो इरैशनली बिहेव नहीं करता. मतलब वो जब डिसीजन लेता है चीजों को कंज्यूम करने का, खरीदने का, एक्सेट्रा, तो वो सोच समझ के लेता है, बिना सोचे समझे नहीं. सी, कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल. इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. सिंपल है कि उसका नॉर्मल बिहेवियर है और वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए कोशिश करेगा. सेकेंड एजम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट. इसी के ऊपर पूरा थ्योरी बेस्ड है कि हम यूटिलिटी को नंबर में काउंट कर सकते हैं. इसके लिए कोई भी चीज काउंट करने के लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगता है और हम यहां यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सा यूज करते हैं? मनी. द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड. हेंस mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity. तो हम mathematical calculations कर सकते हैं, एडिशन करना, फिर वही एडिशन से हमने टोटल भी निकाला था. सो कार्डिनल मेजरमेंट. देन थर्ड पॉइंट जो दिया है वो है होमोजिनिटी. नाउ होमोजिनिटी का मतलब है जो एक यूनिट, जैसे अगर आपको याद होगा जो टेबल हमने देखा था नोट्स में, अगर आपको याद है ये टेबल हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे यूनिट ऑफ एक्स अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी यूनिट्स है कमोडिटी एक्स के, कमोडिटी वही है एक्स कमोडिटी के, हम जितने भी यूनिट्स देख रहे हैं वो सारे होमोजीनियस है. ये सातों के सातों यूनिट्स जो है ये होमोजीनियस है. होमोजीनियस का मतलब है आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम. साइज, शेप, क्वालिटी, टेस्ट, कलर, सब कुछ इन सातों के सातों कमोडिटी का सेम है, तो ही हम ये लॉ प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. से फॉर एग्जांपल अगर हम ये होमोजिनिटी का एजम्पशन नहीं रखेंगे तो अगर हम कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हैं, जैसे अगर किसी को चाय पीनी है, अब उसको चाय पीनी है, पहला चाय जो उसको दिया गया वो विदाउट शुगर था, दूसरे में शक्कर थी. अब मान ले कि भाई ये डायबिटीज वाला पर्सन है तो बात अलग है, बट विदाउट डायबिटीज वाला पर्सन है तो क्या होगा? पहले कप में जितना उसको सेटिस्फेक्शन मिला दूसरे में उससे ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि पहला जो कप था, फर्स्ट कप ऑफ टी वाज विदाउट शुगर, वो डायबिटीज स्पेशल दे दी, और फिर सेकेंड वाला उसको नॉर्मल दिया. अब अगर ये होमोजिनिटी नहीं रही तो फिर लॉ टेस्ट कैसे होगा? लॉ प्रूव कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पहला बिना शक्कर का दे दिया, दूसरा शक्कर का दे दिया. तो इसीलिए कमोडिटी, हम ये जो यूनिट्स जितने भी देखेंगे किसी भी कमोडिटी के, वो होमोजीनियस होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम. ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड आर एग्जैक्टली होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर और टेस्ट. हर तरीके से वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. तो रादर अभी तक ये assumptions में याद रखना, यहाँ पे टाइटल जो रहेगा वो ऊपर assumptions का रहेगा. कार्डिनल मेजरमेंट एज अ होल कंसेप्ट है, हम assumptions देख रहे हैं, assumptions ऑफ DMU. टॉपिक का नाम assumptions ऑफ DMU है, जो कार्डिनल एनालिसिस का एक पार्ट है. नाउ तो तीन देखे, टाइम टू टाइम रिवीजन हमेशा की तरह. पहला assumption हमने देखा रैशनैलिटी. दूसरा assumption कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, इरैशनल नहीं. दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट कि हम इसको मनी में काउंट कर सकते हैं. कैसे करते हैं उसका लॉजिक हमने कल के सेशन में पढ़ा था. और थर्ड जो हमने देखा होमोजीनियस, कि जो भी प्रोडक्ट हम देखेंगे वो होमोजीनियस होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए. अब आगे बढ़ेंगे. तीन के बाद अगला जो एजम्पशन है वो है कंटिन्यूटी. अब ये एजम्पशन थोड़ा सा विचित्र है, बट अगेन लॉ प्रूव करने के लिए जरूरी है. इस एजम्पशन के हिसाब से जितने भी यूनिट्स का कंजम्पशन हम देख रहे थे 1 2 3 4, वो एक के बाद एक होना चाहिए. मतलब अगर हम किसी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा चाय के लिए हम देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है या नहीं, तो फर्स्ट कप पिया, इमीडिएटली उसको दूसरा पीना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इमीडिएटली. अगर उसमें गैप हो गया, याद रखना कंटिन्यूटी नहीं रही,
कंजम्पशन में गैप हो गया तो लॉ प्रूव नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल किसी ने सुबह 1 कप चाय पिया, अब फिर बाद में दोपहर में कभी 4-5 घंटे बाद उसने दूसरी चाय पी, तो ऑब्वियसली मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर ये गैप रहा तो हम लॉ टेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें लॉ टेस्ट करना है तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इमीडिएट कंजम्पशन लगेगा। सी, all units of a commodity are consumed in quick succession without any lapse of time, continuity, quick succession without any lapse of time, time gap वहां पे नहीं चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रीजनेबिलिटी, जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी साइज रीजनेबल होनी चाहिए। अगर कंजम्पशन की साइज रीजनेबल नहीं रही, वो बहुत ज्यादा या बहुत कम हो गई, तो फिर लॉ टेस्ट नहीं होगा। फिर से एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगी है, उसको पानी पीना है, वो बहुत धूप में से आया, बाहर से आया और वो बोल रहा है कि भाई पानी पिला दो, और आपने उसको 1 चम्मच पानी दिया। ध्यान से सुनना, दवाई नहीं है, पानी है। कितना दिया आपने? 1 चम्मच। धूप से आया है कोई पर्सन, इतनी धूप, बहुत ज्यादा गर्मी, हमारे यहाँ टेम्परेचर तो 40-45 जाता है, और इतनी धूप में से कोई आया, प्यासा है, और उसको आपने चम्मच से पानी पिलाया। मतलब वो चम्मच लेके जाओगे तो पहले थप्पड़ देगा या गाली तो भी देगा, बट चलो मान लिया जाए कि वो चम्मच में आपने उसको पानी पिलाया। उसको लगेगा भी नहीं कि उसने शायद कुछ कंज्यूम किया है। जब तक वो आप उसको 4-5 चम्मच पानी नहीं पिला दोगे तब तक तो उसको लगेगा भी नहीं कि उसने पानी पिया है। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? उसकी साइज बहुत कम है, रीजनेबल नहीं है। अगर सेम चीज बिगर साइज के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि कोई आया, धूप में से आया, उसने बोला पानी पीना है, बहुत प्यास लगी, पानी पी दो, पानी दिला दो। आपने लिया मटका और उसके हाथ में रख दिया, भाई पी, तू इतना प्यासा है, ये ले, ये पूरा मटका भर के पानी पी। क्या हो गया? रीजनेबिलिटी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू लार्ज, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं। रीजनेबल साइज आपको कमोडिटी का रखना पड़ेगा, तो ही जाके आप लॉ अप्लाई कर पाओगे। तो जैसे होमोजिनिटी थी, कंटिन्यूटी थी, वैसे ही रीजनेबिलिटी भी रहेगी। सी, ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम आर ऑफ अ रीजनेबल साइज, दे शुड नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं, तब ये अजम्पशंस पूरे होंगे। तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, 6 पॉइंट है कॉन्स्टेंसी। ये अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट था ना, तो कंज्यूमर के जब हम ये लॉ अप्लाई करें तो उसके टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स एक्सेट्रा ये कांस्टेंट होने चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉन्स्टेंसी है वो लॉ के पहले 4 सेंटेंस में, पहले 4 वर्ड्स में ही आ जाती है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। आई होप आपको याद होगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस, लाइक, डिसलाइक ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि अगर उसका लाइक, टेस्ट अगर बदल गया तो फिर लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ध्यान रखना। आगे फिर एक और चीज है, इस पे सेपरेट अजम्पशन भी लिया है मैंने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज आल्सो अज्यूम टू बी कांस्टेंट। ये वाला जो पॉइंट है, ये 9th अजम्पशन में मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है। बट अभी तक याद रखना, कितने अजम्पशंस याद रखना, कार्डिनल मेजरमेंट, ये कार्डिनलिटी ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट ये बड़ा टॉपिक है, उसमें हम अजम्पशंस पढ़ रहे हैं, भूलना मत। टाइटल की वजह से अगर कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अजम्पशंस ऑफ डीएमयू हम देख रहे हैं, और 6 अजम्पशंस हम अभी तक देख चुके हैं। सिंपल थे, बिना देखे कोशिश कर सकते हो, ट्राई तो कर लो कि क्या होता है नहीं होता है, देख लेंगे कि ये यूटिलिटी वाला पार्ट कितना याद रह गया। तो अजम्पशन में पहला अजम्पशन क्या देखा था हमने? रैशनैलिटी, कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए। दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट, यूटिलिटी को हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमने देखा वो था होमोजिनिटी, जो भी यूनिट्स हम कमोडिटी के कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे होमोजीनियस होने चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट जो हमने वहां पे देखा वो था कंटिन्यूटी, देयर शुड नॉट बी बिग टाइम गैप और टाइम लैप्स बिटवीन कंजम्पशन, इट शुड बी कंज्यूम्ड इन अ क्विक सक्सेशन, वन आफ्टर अनदर, क्विकली कंज्यूम करना है। फिर फिफ्थ पॉइंट हमने देखा रीजनेबिलिटी, रीजनेबल साइज होना चाहिए, इट शुड नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। एंड देन सिक्स्थ पॉइंट जो हमने देखा वो था कॉन्स्टेंसी की, अदर थिंग लाइक टेस्ट, प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कंज्यूमर की कांस्टेंट रहेंगी। फिर उसके बाद सातवें अजम्पशन की तरफ बढ़ते हैं, और वो है डिविजिबिलिटी, कि जो भी प्रोडक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, वो डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल मतलब
इनडिविजिबल अगर चीजें हैं तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। से फॉर एग्जाम्पल, अब हम पानी पीते हैं, तो पानी पीते वक्त हम पूरा ग्लास, अगर पानी का हमने ग्लास भर के लिया है या हमारे पास पूरा ग्लास है पर हमें ज्यादा पानी नहीं पीना है, तो जरूरी नहीं कि हम पूरा ही ग्लास पी, हम आधा ग्लास पी सकते हैं, 2 घूंट पी सकते हैं, थोड़ा उसका, अब जैसे रोटी है तो उसके टुकड़े करके खा सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल है जो डिविजिबल है। अगर प्रोडक्ट डिविजिबल नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल कोई चेयर है जिसका यूज बैठने के लिए होता है, अब वो जो चेयर है आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड नहीं कर सकते तो उसके लिए ये लॉ अप्लाई करना मुश्किल रहेगा। ये उन्हीं चीजों पे एप्लीकेबल है जिन चीजों को हम डिवाइड कर सकते हैं। सो डिविजिबिलिटी, द लॉ अज्यूम्स दैट द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, तो छोटे क्वांटिटीज में ये एक्वायर किया जा सकता है, तो ये डिविजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सिंगल वांट, ये सबसे बड़ा अजम्पशन है, रादर इसी वजह से याद रखना, जैसे डिविजिबिलिटी है, मैंने बोला ना कि इस लॉ के अजम्पशंस कुछ ऐसे हैं जो थोड़े अनरियलिस्टिक लगते हैं या थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे हमने देखा कि डिविजिबिलिटी, पिछला पॉइंट, हर चीज डिविजिबल नहीं होती। अब 8वां अजम्पशन जो है सिंगल वांट, ये लॉ अप्लाई करते वक्त हम देख रहे हैं कि एट ए टाइम हम कितनी वांट फुलफिल कर रहे हैं, एक। अब रियलिटी में अगर देखा जाए तो किसी भी कंज्यूमर के हमेशा एक ही वांट रहेगी ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा वांट हमें रियलिटी में फुलफिल करनी पड़ती है, बट ये एक ही वांट की बात करेंगे। A given commodity can satisfy a single want of a person. The law assumes an experience of a single want which completely satiable at a given point of time. तो जब मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का डिक्लाइनिंग पार्ट पढ़ाया था पिछले टोटल और मार्जिनल के रिलेशनशिप में, तब भी हमने ये सिंगल पॉइंट वाला पार्ट देखा था, वो सिंगल वांट इज सटाइबल। आज भी जब मैंने लॉ ऑफ डीएमयू का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया उसके रीजन में हमने पढ़ा कि एक सिंगल वांट की बात करें जो सटाइबल है, मतलब पूरी सेटिस्फाई करना पॉसिबल है, उसी वांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। और फिर वही लॉजिक आगे बढ़ता है, क्योंकि वांट सटाइबल है, मतलब अगर मैं एक जनरल यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूं, ये मेरी पूरी वांट है, तो अब अगर मैंने, ये फुल वांट थी, मैंने अभी तक एक भी यूनिट कंज्यूम या यूज नहीं किया, अब जैसे ही मेरे पास पहला यूनिट आया कुछ पार्ट सेटिस्फाई हो गया, अब ये पूरी वांट में से कुछ पार्ट अगर सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब अगले के लिए इंटेंसिटी कम, तो इसके लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कम। फिर मैंने दूसरा यूज किया, उससे और थोड़ी वांट सेटिस्फाई हो गई, तो तीसरे के लिए और इंटेंसिटी कम। इंटेंसिटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये पूरी वांट सटाएबल है, तो थोड़ी फुलफिल हो गई, अब कुछ बाकी है, फिर थोड़ी फुलफिल हो गई, कुछ बाकी है, तो इसलिए इंटेंसिटी कम और मार्जिनल यूटिलिटी भी कम। एंड देन आखिरी पार्ट जो यहां आता है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये अजम्पशन जो है ये बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक अजम्पशन है मेरे ओपिनियन में, ऑब्वियसली विथ ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, बहुत सारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और बहुत बड़े ऑथर है, बट ये अजम्पशन काफी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि मनी की भी यूटिलिटी कम होती है। जैसे 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 आपके पास पैसा बढ़ेगा, आपके पास मनी की यूटिलिटी या मनी का इंपॉर्टेंस कम होता है। सिंपल सी बात है, अगर हम गरीब आदमी की बात करें और अमीर आदमी, करोड़ों कमाने वाला कोई आदमी है, उसके लिए 100 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, बट गरीब आदमी जो डेली वेजेस पे काम कर रहा है उसके लिए 100 रुपए बहुत बड़ी बात है। तो वही 100 रुपए है, बट अमीर आदमी के लिए उसकी यूटिलिटी कम है, गरीब के लिए ज्यादा है। बट बात वही है। अब ये अजम्पशन क्यों, मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया अमीर गरीब वाला, ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ रहा है तो महान डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल को क्यों नहीं समझा? उनको भी समझा, ऑब्वियसली उनको भी ये समझा होगा, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, तो अगर कोई चीज मेरे जैसे आदमी को समझ सकती है तो उनको भी समझ रही है। बट ये अजम्पशन बनाना नेसेसिटी है, याद रखना, दिस अजम्पशन इज अ नेसेसिटी, ये बहुत जरूरी अजम्पशन है इस लॉ के लिए, बिकॉज याद रखना, ध्यान से सुनना, अब मैं यहां पे लाइन एक लिख रहा हूं, मनी इज यूज्ड एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये जो कार्डिनलिटी का बेसिक प्रिंसिपल था ना, उसकी वजह से ये अजम्पशन करना जरूरी रह गया कि मनी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है टू मेजर यूटिलिटी। और कोई भी चीज जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, याद ना, कोई भी चीज जो एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज होती है,
उस चीज का कांस्टेंट रहना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो और समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, वेट, किसी भी चीज का वेट। अब वेट के लिए हमने देखा था किलोग्राम वगैरह, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। मान लो, सुनने के लिए थोड़ा अजीब लग सकता है, अटपटा लग सकता है, बट समझ लो, अगर ऐसा हुआ कि 1 किलोग्राम, ये वजन है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हम नॉर्मली जानते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमने बचपन से सीखा हुआ है। बट मान लिया जाए कि आज 1 किलो इज 990 ग्राम, कल 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1020 ग्राम्स, फिर किसी दिन 1 kg इज इक्वल टू 950 ग्राम। मैंने बोला, सुनने में अजीब लगा, सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो, हमको पता है कि 1 किलो 1000 ग्राम होता है और वो चेंज नहीं होता है। वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट है। जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं ना, वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। तो फिर आप ये किलोग्राम के लिए देख लो, डिस्टेंस में अगर मीटर सेंटीमीटर इनका हिसाब देख लो, लीटर मिलीलीटर का हिसाब देख लो, ये जितने भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो हमने पहले भी बात की है कि किलोग्राम हो गया, मीटर, किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर, ये सारे के सारे जो मेजरमेंट होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनने के लायक ही नहीं है। जो चीज, जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 किलोग्राम का वजन रोज बदल रहा है, आज 1000, कल 950, फिर किसी दिन 1050, जिस चीज का खुद का वजन, ध्यान से सुनो, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस चीज का खुद का वजन कांस्टेंट नहीं है, वो दूसरे का वजन कैसे गिनेगा? अगर आपका उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट का ही वजन बदलते जा रहा है, तो उसको एज अ मेजरमेंट यूनिट आप कैसे यूज कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। और इसीलिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट कांस्टेंट होना चाहिए। अब कार्डिनल एनालिसिस में यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? मनी। अब अगर मनी की खुद की यूटिलिटी बदलती रहेगी तो उसको एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे तो करेंगे कैसे? और यही रीजन है जिस वजह से डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल को यह अजम्पशन करना पड़ा दैट कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा। अगेन नॉट सो रियलिस्टिक अजम्पशन, बट ये जरूरी था क्योंकि उन्होंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसको लिया? मनी, तो उसकी यूटिलिटी उनको कांस्टेंट अज्यूम करनी पड़ेगी। लेट्स सी, द लॉ अज्यूम्स दैट व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन अ कमोडिटी, the utility of remaining money income remains the same as his total income. ये अनरियलिस्टिक है, बट ये assumption करना पड़ा। उनको भी ये समझ में आ रहा है, बट उन्होंने मनी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज किया है, तो उसकी खुद की यूटिलिटी कांस्टेंट होना जरूरी है। दिस एंटायर पार्ट इज रिलेटेड टू assumptions ऑफ लॉ ऑफ DMU। याद रखना, मैं वापस टाइटल क्लियर कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो ये पढ़ के। assumptions ऑफ DMU, और अब तक आई होप आपको याद हो चुके होंगे। काफी सिंपल अजम्पशंस थे, कितने थे? 9। सबसे पहला अजम्पशन था रैशनैलिटी, कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए। सेकेंड, कार्डिनल मेजरमेंट, हम यूटिलिटी को नंबर में काउंट कर सकते हैं, उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट, होमोजिनिटी, जो भी कमोडिटीज हम कंज्यूम करेंगे उन सब का साइज, शेप, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। फोर्थ पॉइंट जो हमने देखा, कंटिन्यूटी, अनरीजनेबल गैप नहीं होना चाहिए कंजम्पशन में, इट शुड बी इन अ क्विक सक्सेशन विदाउट लैप्स ऑफ टाइम। वर्ड्स याद रखो, क्विक सक्सेशन विदाउट लैप्स ऑफ टाइम। फिर फिफ्थ पॉइंट हमने देखा रीजनेबिलिटी, ये काफी रीजनेबल अजम्पशन था कि इट शुड नॉट बी, द साइज ऑफ अ यूनिट शुड नॉट बी टू स्मॉल और टू लार्ज, बहुत कम या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट हमने वहां पे डिस्कशन किया था कॉन्स्टेंसी, अदर थिंग्स लाइक टेस्ट, प्रेफरेंस एक्सेट्रा, ये कॉन्स्टेंट रहेंगे कंज्यूमर के। फिर आगे जाके सेवंथ पॉइंट हमने देखा सिंगल डिविजिबिलिटी, प्रोडक्ट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट में डिविजिबल होने चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, सॉरी एट्थ हो गए, सेवंथ हो गए। एट्थ पॉइंट हमने देखा था सिंगल बॉन्ड लॉ, हम ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं। एंड लास्ट, कॉन्स्टेंसी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी का मार्जिनल यूटिलिटी भी वो कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इन अजम्पशंस में ये छोटा छोटा पार्ट ऐसे दिखता है कि ये इतना प्रॉपर नहीं है। इवन इसीलिए आगे के सेशंस में एक टॉपिक आएगा क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ, कि ये लॉ पे कुछ क्रिटिसिज्म्स है, जो भी है वो हम देखेंगे। आज भी हमने डिस्कस किए हैं, वही सारे पॉइंट्स वहां आएंगे कि कैसे वो थोड़ा सा गलत है। बट आई रिपीट, ये छोटे छोटे अजम्पशंस या ये थोड़े बहुत अजम्पशन जो है वो अनरियलिस्टिक लगते हैं या एग्जैक्टली प्रैक्टिकल नहीं लगते हैं, तो भी ये लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है।
कंज्यूमर बिहेव करते वक्त ऐसा करता है कि जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है हमारे लिए उसकी वैल्यू कम होती है, और जब वो चीज कम है तो हमें उसकी वैल्यू ज्यादा लगती है, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा लगता है। और यही चीज, यही ह्यूमन बिहेवियर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ऑब्जर्व किया है, और फिर उन्होंने ये लॉ दिया है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। ये नंबर में काउंट हो सकती है। कैसे? द अमाउंट ऑफ मनी, वो वर्ड्स जो मैंने कल के सेशन में लिए थे लिख लेना अलग से, द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज रेडी टू पे रादर देन गो विदाउट अ कमोडिटी। ये जो सारा पार्ट है ये हमने डिस्कस किया रिलेटेड टू assumptions and law of diminishing marginal utility. Statement भूलना मत इसका। According to Dr. Alfred Marshall, other things being constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in a stock of a thing diminishes with the every increase in the stock that he already has. As it is, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ये सारा पार्ट हमने देखा, assumptions देखे। assumptions के बाद एक एक्स्ट्रा ज्ञान करके मैंने कुछ लिखा है, ये थोड़ा सा सुन लो फिर ये सेशन खत्म हो रहा है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर को क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है, कैसे वो कम होता है, ये हमने अभी तक पढ़ा। बट जब वो एक्चुअली बाय करने जाएगा तब इस यूटिलिटी का क्या कनेक्शन आता है, वैसे तो थोड़ा बहुत हमने देखा है, वो आपको कंज्यूमर सरप्लस में दिया है। ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि एक्स्ट्रा ज्ञान है, इसका प्रेजेंटेशन और इसमें जो न्यूमेरिकल्स में कवर कर रहा हूं ये थोड़े अलग है। अपार्ट फ्रॉम दैट, याद रखना, अपार्ट फ्रॉम दैट कंज्यूमर सरप्लस के बाद आगे जाके आपको एक टॉपिक आता है, इसके अलावा आपके बुक में है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। वो वाला पार्ट जो है ना वो इससे सिमिलर है। टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग प्रेजेंटेशन है, वो भी मैंने रखा है नोट्स में, आगे आप देख सकते हो नोट्स में, जब आगे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। बट ये पार्ट हम कल के सेशन में देखेंगे। कल के सेशन में अभी तक का जितना पार्ट हुआ है उसके ऊपर डिटेल रिवीजन होगी। रिवीजन के बाद कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात करेंगे, और कल के सेशन के बाद जितने भी आपको जो भी डाउट्स होते हैं, ये आज भी आप वैसे तो रेगुलरली पूछ ही सकते हो, बट कल के सेशन के बाद पूरे लेक्चर्स भले एक बार वापस रिव्यू करना और देखना कि आपको क्या क्या डाउट्स आते हैं। वो सारे डाउट्स आप मुझे पूछ लो। ये डाउट्स के बाद इनका स्पेशल सेशन में कंडक्ट करूंगा, और कल मैं एक क्वेश्चन आपको बोलने वाला हूं, और उस क्वेश्चन का लॉजिक आपको अप्लाई करके देखना है, जो लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में रहेगा। तो हम देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो इसके ऊपर डाउट्स के ऊपर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर स्पेशल सेशन होने वाला है। प्लीज वो डाउट्स पूछ लेना, और कल एक क्वेश्चन के लिए वेट करना, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा जो कल के सेशन में मैं आपको कवर करवाऊंगा। थैंक यू।